नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लेकिन इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ शब्द बदले हुए थे। उन्होंने अपने संबोधन में भाइयों-बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों या मेरे साथियों की जगह पर इस बार परिवारजन का ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया। देश में एक ऐसा तबका है जो मोदी के हर एक्ट, बोल और स्टाइल का मतलब निकालने में लगा रहता है। अब देखिए परिवारजन, इसका ज़िक्र किए जाने के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन स्किल पर यूँ तो रिसर्च चलती रहती है, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो उनके लाल किले के भाषण के एक-एक शब्द को उलट-पलट के देखा जा रहा है कि इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। और भी दोस्तों कई सवाल हैं, हम चर्चा करेंगे और जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देश ने 15 अगस्त को मोदी को मिशन मोड में देखा है। मेरे आज के खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। भास्कर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। सर, इस बार तो बड़ा गजब कर रहे हैं वो जो मोदी के कम्युनिकेशन स्किल पर नजर गड़ाए रहते हैं। मोदी ने जी। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों जैसे शब्दों की जगह पे इस बार परिवारजन का जिक्र सबसे ज्यादा किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप परिवारजन संबोधन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी दरअसल राजनीतिक बदलाव या कहते हैं कि उनकी जो राजनीतिक पहचान है, वो अपने आप में बदलाव की है। जी। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, हम तक बहुत कुछ उनके शासन प्रशासन से जुड़ी चीजें नहीं आ पाती थी और हमारा बहुत ज्यादा सरोकार भी नहीं होता था। जी। लेकिन जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो पिछले 9 वर्षों में, साढ़े 9 वर्षों में आप गौर करें तो आपको लगेगा कि जो बदलाव है वही मोदी की राजनीतिक पहचान या उनकी राजनीति की पहचान है। बहुत सारे चीजों में वो बदलाव आए हैं और वो बदलाव न सिर्फ कि उनकी पोशाक पे है। अभी मैं टीवी चैनल देख रहा था, कल ही तो कई चैनल ये दिखाने की कोशिश में थे कि जब 2014 में पहली बार मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और देश को संबोधित किया, तब से अब तक ये चूंकि 10वां मौका था उनके लिए जिसमें लगातार वो देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन चैनलों ने एक यह परिदृश्य भी बनाने दिखाने की कोशिश की कि हर साल कैसे वो एक अलग वेशभूषा में नजर आए और खास करके वो जो हेडगियर्स होते हैं, जो पगड़ी हम बोलते हैं, जी, साफा। तो साफा, तो वो हर बार एक नए अंदाज का था। तो यानी वो हर बार अपने आप को रिन्यू करते रहे, एक नए लुक में पेश करते रहे। जी। अब यह चीज सिर्फ वेशभूषा तक नहीं है, यह बात कहीं ना कहीं जो उनका, जिसकी बात आप कर रही थी कि भाषण का स्किल जो होता है, उसमें अभी निश्चित रूप से उसका उस बदलाव का परिलक्षण होता ही होता है। अब यह मेरे प्यारे देशवासियों या प्यारे भाई बहनों, ये मुझे याद है कि मैं बचपन से 5 दशक से ज्यादा मेरी भी उम्र हो गई, लेकिन इतने 5 दशकों में मैंने किसी भी राजनेता के मुंह से एक अपने सामने बैठी समर्थकों की भीड़ के लिए यही संबोधन सुना है कि मेरे प्यारे भाइयों या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों या मेरे प्यारे देशवासियों। पहली बार इन्होंने मित्रों शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। और वो भी बड़ा प्रचलित हुआ जब उन्होंने मित्रों कह करके सामने बैठे हैं जन समुदाय, जन समूह को संबोधित करना शुरू किया था। तो वह भी एक नया प्रयोग था। हम सब उसको एक प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 50 साल में तो ऐसा तजुर्बा हुआ नहीं। तो जब वो पहला तजुर्बा हुआ तो हम उस बदलाव के प्रति हमारा चकित आकर्षित होना जो एक स्वाभाविक सी बात थी, और हम हुए भी जी। और उस मित्रों के बाद फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, और भाई बहनों कहने का जो अंदाज था उनका, वह भी बड़ा दूसरों से थोड़ा जुदा अलग था। अब वो इस बार निश्चित रूप से जो
भाषण था उसमें, जिसकी उन्होंने शुरुआत भी की, और मुझे लगता है कि तकरीबन 2-2.5 दर्जन बार वो पूरे अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मेरे परिवारजनों जी, तो वो जो दरअसल यह भी उसी अभिव्यक्ति का एक विस्तार है जिसके तहत वो पूरे देश को अपना परिवार बताते रहे हैं। जी, वो कहते जब भी उनसे सवाल उठा, उनके व्यक्तिगत रूप से उनके अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर जब विपक्ष की तरफ से आक्षेप हुए, जब भी हमला हुआ, तो जो उन्होंने जिस जवाब से सबका मुंह बंद करने में सफल हुए, वो यही जवाब था कि जी, आप मेरे न्यूक्लियर फैमिली, मेरे दाम्पत्य जीवन पर क्यों फंसे हो? मेरे इतने छोटे परिवार को मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि ये पूरा जो 140 करोड़ का देश है और ये 140 करोड़ जो लोग हैं वो सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ये 140 करोड़ का भारतवर्ष यही मेरा परिवार है। जी, तो ये जो कल वाली थी, वो पहला प्रयोग हो सकता है, या मुझे भी नहीं याद है कि इससे पहले कभी इन्होंने अपने किसी सभा में या किसी सार्वजनिक मंच से, या इवन जब वो टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं, तो ये कभी कहा नहीं उन्होंने। तो इसलिए थोड़ा सा कैची था वो, लोगों ने पकड़ा भी, लपका भी उसको कि यार ये क्या कह रहे हैं। अब हर बार तो ये भाई बहनों कहते थे, इस बार और मित्रों का भी प्रयोग कर डाले, अब इस बार इन्होंने एक नया प्रयोग कर सबके सामने रखा है। वो प्रयोग क्या, मेरे परिवारजनों। तो इसको मैं तो उनके जो बदलाव का की जो उनकी अपनी कहते हैं ना कि एक उनका की फितरत है, उनका आचरण है, उनका स्वभाव है, उनका स्टाइल है, तो ये मैं तो उसको उसी के एक अंश के तौर पर देखता हूं। वैसे अब चर्चा शुरू हुई है, मेरे कानों तक भी ये बात आई है, मैंने भी कुछ जगहों पे और चर्चाओं में ये सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब उनको 2024 का वो भारत याद आ रहा है या चुनाव याद आ रहा है, और उस चुनाव के संदर्भ में ही वो मतदाताओं को अपने साथ थोड़ी उससे ज्यादा घनिष्ठता दिखाने की कोशिश में वो उनको परिवार जन कह करके अब संबोधित कर रहे हैं। बट देखिए, बदलाव मैं जो बात कह रहा हूं मूल, हमने मोदी को पिछले 9 साल में बहुत से स्तर पे बदलाव करते हुए देखा है। अब लोग कह सकते हैं अरे साहब, उन्होंने तो सिर्फ रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए, उन्होंने तो सड़कों के नाम बदल दिए, उन्होंने संस्थाओं का, आज भी एक दिल्ली में एक संस्था है उसका नाम बदलने की बात सामने आई है। तो अब ये कहेंगे कि इनका काम, इनका बदलाव सिर्फ नाम का बदलाव है, चाहे वो राजपथ को कर्तव्य पथ कर देना हो या और भी जो दूसरे संस्थानों के नाम बदले गए। लेकिन मेरा मानना है कि आप बदलाव को सिर्फ वहीं तक मत देखिए, मोदी बड़े बदलावों के प्रतीक हैं जी, वो सिर्फ नाम बदलने के प्रतीक नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब आपने नोटबंदी, हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी उसके विश्लेषण में लगे हैं, गणना में लगे हैं, विवेचना में लगे हैं कि वास्तव में वो सफल प्रयोग था या असफल प्रयोग था जी। तो आप सफलता विफलता के पैमाने पर उसका मूल्यांकन करते रहें, लेकिन यह बात तो तय है कि उसने जो वह प्रयोग किया, उसने जो एक बदलाव किया, वो पिछले 50-60 सालों में किसी भी किसी राजनेता ने उसका साहस नहीं किया था। वो साहस भी पहली बार उन्होंने देखा, और जब वो कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि इसके पीछे कौन सी बहुत अच्छी नीति है, नियत है, चाहे वो भ्रष्टाचार से निपटने की हो, काले धन को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की हो, मेन ट्रांजैक्शन की स्ट्रीम में लाने की हो, या फिर सीमा पार से जो आतंकियों को मदद पहुंचती है, नसद पहुंचती है, उसको रोकने, उसको काटने के उपक्रम के तौर पर हम इसे देखें तो निश्चित रूप से नियत बहुत अच्छी थी। अब परिणाम पे मैं अभी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है बुरा, अब इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसके दोनों ही पक्ष हैं, हम उस पर जाएंगे तो बड़ा विस्तार में चर्चा हो जाएगी जी जी। बट हमें यहाँ ये समझना है कि कैसे, जो मैंने बात शुरू में की कि बदलाव जो है वो मोदी की राजनीतिक पहचान है जी। सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत ने पहली बार पाकिस्तान पे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो कांग्रेस की तरफ से भी ये बात आने लगी कि नहीं साहब, हमारे समय में भी हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, मगर सिर्फ हम उसकी चर्चा नहीं करते थे और हमने देश को बताया नहीं। हालांकि उसको, उनकी बातों को खुद सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने खारिज भी कर दिया था। तो वो पहला, मैं उसको पहले उस साहस के तौर पर देखता हूं। तो देश के मिजाज में ये बदलाव भी मोदी लेके आए
जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, सिर्फ बस बात इतनी पे नहीं खत्म करेंगे हम, तो हर मोर्चे पर आप देखें एक बदलाव की स्थिति है। जी जब जी। हमने बुलेट ट्रेन बनाने की बात शुरू की थी, जब मोदी इसका प्रस्ताव लेके आए कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, चलाएंगे, हम्म। तो उस समय बड़ा जमकर विरोध हुआ। कहा जी गया जी कि नहीं साहब, ये कैसे संभव है, अभी तो जी आप अपनी जो एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां उसी को समय पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जी जी। उनमें तमाम सुविधाओं की कमी है, हमें उसके विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। तब मोदी ने कहा था नहीं, हमें चूंकि पूरी दुनिया से compete करना है, हम भारत को बाकी विकसित देशों के समकक्ष लाकर खड़ा करना चाहते हैं, उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, तो लिहाजा हमें उसके लेवल पे जाना ही पड़ेगा, और बाकी जो चीजें कमियां हैं वो उन देशों में भी है जो बुलेट ट्रेन का सफर कर रहे हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि उन देशों में सब कुछ बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल अप टू डेट हो गई है, बट ठीक है, प्रगति का एक कदम यह भी है जिसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और मोदी ने फिर वो बुलेट ट्रेन चला दी, मतलब उसका प्रस्ताव वो कर दिया। अब देखिए, थोड़े समय बाद हम शायद 1-2 साल 3 साल में उस पर चलते भी नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ट्रेनों में भी उन्होंने ये चीजें तो खैर की ही की है। और आप इतने ही नहीं है, बाकी और भी कई चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया की बात करिए। मुझे याद है कि जब इस पर चर्चा संसद में हो रही थी, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, वो संसद में उसकी बहस पे खड़े होकर के कह रहे थे कि क्या फिजूल का सपना आप देख रहे हो, क्या कोई रिक्शा वाला उसके पास इंटरनेट होगा, क्या उसके पास पीओएस मशीन होगा कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले लेगा, क्या सब्जी वाले के पास पीओएस मशीन होगी, क्या उसके पास इंटरनेट होगा, कैसी फिजूल की बातें हम लोग सोच रहे हैं। तो इट्स ऑल माने डे ड्रीमिंग। अब देखिए कि जिस कॉन्सेप्ट को एक वित्त मंत्री जो मतलब सौभाग्य से कहें कि वो अर्थशास्त्री भी रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री रहे हैं, विदेश के विश्वविद्यालयों में जाकर के वो पढ़ाते रहे हैं, अध्यापन करते रहे अर्थशास्त्र का। अब वो कह रहे थे संसद में बैठ के कि ये नहीं संभव है, लेकिन आप देखिए कि मोदी ने उसको आज किस लेवल पर उतारा है जाकर के। वो जो डिजिटलाइजेशन, जो तमाम ट्रांजैक्शन का डिजिटाइजेशन था, सब्जी कि वाले आज को आप जैसे हम डिजिटली पे करते हैं, फ्रूट वाले को मैं डिजिटली ही पे करते हैं। मैं हैरान हूं कि मैं पिछले साल मतलब नवंबर दिसंबर में मैं अपने गांव गया था, और मैंने वहां गांव पे क्या देखा कि उसके जो छोटे कस्बाई जो बाजार होते हैं, जो जहां जिसको हम हाट टाइप की कह सकते हैं, मैंने देखा कि लोग लहसुन की ढेर के ऊपर एक क्यूआर कोड खड़ा करिए थे। जी जी। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम आज भी कहें कि ये तो सिर्फ महानगरों की बात है, ये आज ग्रामीण स्तर तक वो लेके गए। ठीक है, कोविड ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उस बदलाव के लिए एक जज्बा था, एक जुनून था, एक चाहत थी, और हम कर पाए। तो जैसे मैंने कहा, देखिए मोदी जी बहुत सारी चीजों में आप उठा के देखेंगे, हमारी रक्षा नीति देख लीजिए, हमारी विदेश नीति देख लीजिए, हमारी अर्थनीति देख लीजिए, उन्होंने बहुत से स्तर पर कुछ बदलाव ऐसे किए जो युगांतकारी थे। और आगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मोदी हैं उनकी राजनीतिक पहचान बदलाव है। तो ये जो उन्होंने परिवार जन कह के संबोधित किया है, और भी कई सारे टर्म्स उन्होंने यूज किए हैं अपने भाषण के दौरान, जो शायद हम उनके मुख से पहली बार सुन रहे थे, या हमने से बहुत सारे लोग हैं समाज में जो शायद उन शब्दों को पहली बार सुन रहे हो या उनके अर्थ से नावाकिफ हो। बट हम जैसे कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारे आज तक की जो जीवन यात्रा है, हम अब तक बंदर से जो इंसान के तौर पे आपके सामने एक कहते हैं इंटरनेट की सुविधा से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं, तो इस लेवल तक जब हम पहुंचे हैं, तो वो छोटे 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 बदलाव या क्रमिक बदलाव के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बदलाव है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और हर चीज को केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से देखना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जो कुछ मोदी ने परिवारजन के माध्यम से कहा, वो एक भावनात्मक संबंध जो देश की जनता के साथ स्थापित करने की कोशिश है, इसमें हर्ज क्या है। मैं तो कहता हूं कि हर जन नेता को, हर राजनेता को एक ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। उनका जो उनके मतदाता या फिर उनके जो देश के लोग हैं, जनता है, आवाम है,
उसके साथ आपके कितने गहरे भावनात्मक रिश्ते हैं, वही तो आपकी हार जीत का असली पैमाना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने कहा कि राजनीति से लोग जोड़ के देखते हैं, लेकिन ज़रा हम भी ये देख लें कि लाल किले का जो भाषण था, क्या वो 2024 की रणभूमि तैयार करता हुआ आपको दिखाई दिया? मनविंदर जी, ये चुनावी भाषण का जुमला बहुत पुराना हो गया। हुँ, हुँ। और मजे की बात यह है कि मैं ये समझना चाहता हूं कि ये चुनावी भाषण की परिभाषा क्या होती है। जी। और जो भी चुनावी भाषण की परिभाषा हम गढ़ना चाहें, हम स्वतंत्र हैं। उससे जब भी कोई सत्ता का नेता, सत्ता का जो मुखिया है, वो लाल किले से वो भाषण दे रहा होता, तो विपक्ष को उसमें चुनावी भाषण नजर आता है। जी, जी। आप बजट पेश कर दीजिए, हुँ, तो वो चुनावी भाषण हो जाता है। चुनावी बजट चुनावी हो जाता है। अभी तो आने वाला बना है बजट, बजट, तो हम तो उसकी ये घोषणाएं कहेंगे अभी। चुनावी हो जाती है। हाँ, अगले साल जी, फिर जब बजट आएगा तो वो बजट चुनावी होगा, वो आप अभी जी। से लिख लीजिए। जी, उसका जी, नाम एक ही बिल्कुल। होगा। उसको सत्ता पक्ष प्रगतिशील बजट बताएंगे, विकासोन्मुख जी, जी। बजट बताएंगे, देश के हित का बजट बताएंगे। हुँ, हुँ। देश को जो 5 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी करती रही, और खास करके मोदी जिसको दोहराते रहे हैं और भाषण में भी दोहराया, तो जी। उसको, उसी बजट को उस रूप में देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि वहां विपक्षी दल के नेता आपको यही प्रतिक्रिया देते हुए मिलेंगे, ये तो चुनावी घोषणा, सॉरी, बजट है। तो उसी जी। तरह ये है, और ये क्रम बदलता रहता है। आज हुँ, अगर हुँ। कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और फिर उसके प्रधानमंत्री यह भाषण देते हैं, तो वो चाहे अपने भाषण में कुछ भी कहें, हुँ, हुँ। ये विपक्षी, उस समय अगर भाजपा विपक्ष में होगी तो वो भी यही कहेगी कि ये तो पूरी तरीके जी, से जी, चुनावी बिल्कुल। भाषण था। जैसा जी। कि बजट में आप पिछले तमाम एग्जाम्पल्स को उठा के देख लें, तो आपको हर बजट में लगभग यही बात सत्ता पक्ष की ओर से कहने को मिलेगी, और जो वैसा मैंने कहा वैसी प्रतिक्रिया आपको विपक्ष से मिलेगी। तो इस जी, बार जी। भी यही है। इस पर सवाल ये होना चाहिए कि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसको 2024 की तरफ से जोड़ के देखना चाहिए, या मैं एक सवाल करता हूं कि आप उस भाषण से क्या अपेक्षा करती है। जी, जी। अगर प्रधानमंत्री लाल किले पर, कि लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को सीधा संबोधित करते हैं, तो आप उनसे किस तरह के संदेश की अपेक्षा करते हैं, या कोई भी जो व्यक्ति इस पर एक सवाल उठाता है, वो किस तरह के भाषण की अपेक्षा करता है, उसे यह भी बताना चाहिए। जी, ये जी, बड़ा बिल्कुल। आसान है कहना कि साहब बड़े निराशाजनक थी, चुनावी भाषण था, अरे दम नहीं था भाषण में। हाँ, मैं तो हैरान हूं कि जब भाषण कल होना था, परसों से ही एक सोशल मीडिया पे एक अजीब सी बयार बह रही थी। कुछ लोग जी, कह रहे जी। थे कि झूठ और जुमलों की कल भारी बरसात होने वाली है, ऐसा जी। पूर्वानुमान जताया जा रहा है, और ये और वो जी, हुआ। जी। इसका मतलब कि आपने पहले स्पष्ट कर दिया कि आप जो कहते हैं ना कि अंधभक्त है, तो आप अंध विरोधी हैं। बिल्कुल। आपने पहले ही मान लिया, पता नहीं भाषण कल होगा, हुँ, जाने हुँ। मोदी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मगर आज आपका विरोध आज ही चालू हो गया। आपने पूर्वाग्रह की छतरी आज ही तान ली, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। है ना, कि कल जो है मूसलाधार भाषण होगा या बारिश होगी, तो आपने अपने पूर्वाग्रह की छतरी आज ही तान ली, और हुँ, आपने हुँ। बता दिया कि चाहे मोदी भाई साहब आप कुछ भी बोलोगे, तो मेरा स्टैंड तो यही रहेगा कि आपने निराश किया, या आपने झूठ कहा, या आपने जुमलेबाजी की, या आपने कोई राजनीतिक फायदे के लिए एक भाषण दिया, चुनावी भाषण दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये शाश्वत परंपरा है हमारी राजनीति की। क्योंकि एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि जब से 1947 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया, खैर तब का भाषण तो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब हम अलग हुए थे, देश बना था और वो सारी चीजें थी, तो स्थान काल परिस्थितियां बिल्कुल विभिन्न थी, मतलब भिन्न थी, तो उस हिसाब से भाषण था। लेकिन उसके बाद का, या कम से कम पिछले 50 साल, जब से हम लोग, मैं कह सकता हूं कि 80 से ही बात कर लें, 4 दशक हो गए, जी, जी, जी। जब से हम थोड़ा बहुत समझने लग गए थे, हुँ, थोड़ी हुँ, बहुत हुँ। देश की राजनीति को, थोड़ा हुँ, बहुत, हुँ। तो तब से अगर आप भाषण उठा करके देख लें,
तो क्या उस भाषण में, उस भाषण के तौर तरीके, अंदाज, कंटेंट में और आज का जो भाषण उसमें कोई बहुत बदलाव दिखता है क्या? आप छोड़िए, आप 2013 का जो अंतिम भाषण था, जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखा हुआ भाषण पढ़ा था और हिंदी में दिया था वो भाषण, आपको याद होगा, और उन्हें पूरा भाषण पढ़ा था। तो अब पूरा भाषण पढ़ा, वो अर्थशास्त्री भी रहे, बेहतर समझ रखते हैं, हालांकि हिंदी उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, पंजाबी जितनी अच्छी थी या जितनी अच्छी अंग्रेजी थी उनकी, इसके बावजूद उन्होंने लिखा हुआ भाषण हिंदी में पढ़ा और देश ने उसको बड़े अच्छे से सुना भी और अच्छे से समझा भी। अब एक लिखे भाषण को और एक जो भाषण जिसमें आप सिर्फ पॉइंट्स बना के लेके आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं या भाषण करते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा अंतर तो आएगा। आपके हर सेंटेंस में हो सकता है कि तथ्य न बन पाते हो, जो तथ्य सीधे सीधे लिखित भाषण को पढ़ने के दौरान आप उद्धृत करते रहते हैं। जी जी। बट मैं, अगर आप मुझे टोटलिटी में कहेंगे तो मैं कहूंगा कि न तो मैं मोदी जी के भाषण से बड़ा चमत्कृत हुआ और ना ही मैं उनकी भाषा से कहीं निराश हुआ। अब चमत्कृत क्यों नहीं हुआ? चमत्कृत इसलिए नहीं हुआ कि मोदी जी पिछले 10 साल से भाषण दे रहे हैं लाल किले से, ये 10वां भाषण था उनका। हर बार हम उनसे कुछ नए की उम्मीद करते हैं, लेकिन नए की भी तो अपनी सीमा है। आखिर वो जैसे मैं कह रहा था कि हम अगर 2013 में ही एग्जाम्पल ले लें, लास्ट जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था लाल किले से, आप उसका कंटेंट उठा के देख लीजिए, वही कंटेंट है कि हमने देश में क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, हमने मनरेगा के माध्यम से कैसे मजदूरों के लिए काम किया, हमने वो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया, हमने शहरी स्वास्थ्य मिशन कैसे आगे बढ़ाया है, हमने कैसे खाद्य गारंटी योजना की शुरुआत की। अब निश्चित रूप से, और यही होता आया है कि हर सरकार, चाहे कोई किसी भी सरकार का प्रधानमंत्री हो, वो वस्तुतः लाल किले पर आते हैं और वहां से जब भाषण करते हैं तो वो देश के जनता के साथ उनका एक सीधा संवाद होता है जी। उस संवाद में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हमारा देश कहाँ खड़ा है आज, हम किस मुकाम पर आज खड़े हैं, या उसके साथ कि हमारी दिशा क्या है, प्रगति की दिशा, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, जनता किस ओर जा रही है। तो मूलतः यही उस भाषण का लबोलुआब होता है और ये सारी चीजें लोगों को पहुंचाने का जो माध्यम बनती हैं वो वही योजनाओं का जिक्र है, जो आगे जो योजना हमने चलाई उससे क्या देश का भला हुआ, जनता का देश भला हुआ, या हम आगे क्या ऐसा करने जा रहे, अगले हम 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल की एक रूपरेखा रखते हैं। जी जी। अब यह परंपरा रही है। हाँ, मोदी इसमें थोड़ा अलग ये कर गए कि जब उन्होंने कहा कि आज कल, यानी ये जो अमृत काल चल रहा है और स्वतंत्रता अमृत वर्ष में और उसके अगले 1-2 सालों में, ये जो हमारा आज का दौर है, अगले पीछे के 1-2 साल और आगे के 1-2 साल, 4 साल, तो उनका ये कहना जरूर था कि ये जो दौर है, ये इस दौर में भारत जिस तरफ बढ़ेगा, जिस दिशा में जाएगा, जो कुछ हासिल करेगा, वो अगले 1000 वर्ष तक मायने रखता हो। उसके 1000 वर्ष की जो यात्रा होगी उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसको उन्होंने जैसे गुलामी की मानसिकता कैसे 1000 वर्ष तक, वो उसको उन्होंने वहां से जोड़ने की कोशिश की, जो स्वाभाविक है। आजादी के मौसम पे, मौके पे आजादी की वर्षगांठ मनाते हुए आप गुलामी को तो याद कर ही लेते हैं, चाहे अनचाहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा इतना लंबा इतिहास है तो उसको हम विस्मृत भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से। इतिहास तो उसको लेके, हाँ, तो जो 1000 वर्ष तक की बात कोई और प्रधानमंत्री नहीं करते थे, वो मोदी जी जरूर कर गए इस बात आकर के जी। और जो दूसरी एक नई बात उन्होंने की, उन्होंने एक गंभीरता से एक बात ये भी बताई कि कैसे 2027 तक, यानी अगले 4 वर्ष के भीतर जी, कि अगर हम इस दिशा में चले तो हमारा जो देश है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उनके कहे में, बोलने में ये आत्मविश्वास इस वजह से भी दिखता झलकता है क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है कि हम
अपने अपने 8 साल के 9 साल के शासन काल में उन्होंने ये कम से कम स्थिति पैदा की कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग थी, हम जहां 10, 11, 12 पे होते थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से आगे है जिस ब्रिटेन ने हम पे 200 साल राज किए, जिनसे हम गुलामी लेकर के 70-75 साल हमने आगे की यात्रा की है। तो चूंकि उन्होंने वो कर दिखाया है, इसलिए उसमें उनका वो आत्मविश्वास भी दिखा। और जैसे मैंने कहा कि इसको जोड़ना चुनाव से, चुनावी कहना, 2024 से कहना, भाई उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम राजनीति में आए तो चुनाव लड़ने के लिए आए, हम राजनीति में आए तो सत्संग करने थोड़ी ना आए। अब आपको लगता है कि राजनीति में आके वो सत्संग करेंगे, तो फिर आप सोचते रहिए। जी जी, ये आपका नजरिया हो सकता है। वो तो क्लियर है कि भाई हम अपन राजनीति में आए हैं, तो अपन राजनीति में सिर्फ ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आए, अपन आए हैं तो राजनीति में सत्ता हासिल करने आए हैं, और उसके लिए जो भी तौर तरीके वैध होंगे, हम उस वैध तरीकों को अपनाएंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही, आपसे चलते चलते वो बात भी कर ली जाए। खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलता, तो फिर खड़गे की कुर्सी वहां क्यों रखी हुई थी सत्ता पक्ष ने? नहीं, तो ये देखिए, ये आत्मचिंतन विपक्ष को करना पड़ेगा। वो अगर ये कहते हैं कि मोदी साथ लेकर चलना नहीं चाहते, आपको सबसे पहले आत्ममंथन ये करना है कि क्या आप बराबर में चलने के काबिल बचे भी हैं या नहीं। जी ठीक है, वो थोड़ा सा चाहूंगी मैं इसको एलैबोरेट करें आपके, मतलब कल से इस पे बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं, तो वो तो सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि ये पहला अवसर है, और देश की वो पार्टी जो कहती है कि मतलब अंग्रेजों को हमने ही मार के भगाया इस देश से। हाँ, बिल्कुल। स्वतंत्रता की लड़ाई हमने ही लड़ी अकेली, किसी और दल ने नहीं लड़ी। और सब तो दल, भाई भाजपा के लिए तो कहा ही जाता है कि ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ये तो क्या माफी वीर हैं, इनके जो भी चाहे वो लड़ने वाले लोग थे उस समय, उनको ये माफी वीर कह बुलाते हैं, और पूरा श्रेय खुद लेके चले जाते हैं कि ये हमने पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो जिस देश ने आजादी की, जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उस देश में 60 साल तक राज करा, आज अगर आप सत्ता में नहीं है, तो क्या आपका आचरण ये हो जाएगा कि आप लाल किले के पर जो लाल किले पर तिरंगे के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम, हम सब इनवाइटेड है ना, हम सब जा सकते हैं, और उनके लिए तो वहां कुर्सी रखी हुई थी। बिल्कुल, हम सब इनवाइटेड होते हैं। और दूसरी बात है कि ये, जैसा आपने कहा कि देश का, मैं तो कहता हूं कि देश का सबसे बड़ा पर्व है हमारा आजादी का पर्व, और उसमें तो स्वतः स्फूर्त हमें जाना चाहिए ऐसे आयोजनों में शिरकत भाग लेने के लिए। आपके लिए तो कुर्सी तक रखी गई, व्यवस्था की गई, और आप गए नहीं। और मजे की बात देखिए, वो गए नहीं, अब उनके दूसरे प्रवक्तागण क्या कहते हैं, आप उनके शब्दों पे गौर करिए जो वजह बताते हैं। मगर आप खुद, जो खड़गे साहब ने कल अपनी टिप्पणी में, जो जब उससे प्रेस ने, पत्रकारों ने सवाल किया कि आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जो जवाब दिए थे, आप उन जवाब को भी सुनिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा मेरी नजर कमजोर हो गई है। अब पहली टिप्पणी थी कि मेरी नजर कमजोर हो गई है, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, ठीक है। दूसरी बात, उसके आगे उन्होंने कहा कि भाई वो उन्होंने कार्यक्रम रखा था, वहां सिक्योरिटी बहुत होती है, पहले प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फिर लोकसभा के स्पीकर जाते हैं, फिर रक्षा मंत्री जाते हैं, फिर गृह मंत्री जाते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं, तो हमारा नंबर बाद में आता, तो हमें खड़े रहना पड़ता। हाँ बताइए, कोई लॉजिक हुआ? ये तो मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, मतलब सिस्टम में भी चलना नहीं चाहते। अब वो सिस्टम को कहो, भाजपा ने तो आगे बनाया नहीं है, वो सिस्टम तो आप ये जो देश जो पूरा चल रहा है, आपके ही बनाए पूरे सिस्टम पर तो आज भी चल रहा है, तो आपने वो व्यवस्था बनाई। अब तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पे भी झंडा फहराना था, तो मैं यहाँ से वहां जाता तो शायद समय से नहीं पहुंच पाता। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है और थोड़ा इलॉजिकल भी है। लॉजिकल तो है कि साहब यहाँ हो सकता है कि दोनों कार्यक्रमों के बीच बहुत समय का अंतर ना हो, तो एक जगह कार्यक्रम की संपन्नता के बाद दूसरी जगह के कार्यक्रम के आगाज से पहुंच पाना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं मेरी नजरें कमजोर है, और फिर आप झंडे फहराने वहां भी अपने कांग्रेसी दफ्तर पहुंचते हैं।
वहां आपकी नजर के कोई इश्यू नहीं रहता है। जी। तो मतलब ये कुल मिलाकर के उनकी प्राथमिकता का है, और ये दुर्भाग्य है, मैं किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, कि हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि जो एक राजनीतिक मतभेद होता था, जो विचारधाराओं के अंतर की वजह से आता था, जी, जी। अब उसका पूरा वो शेष हो चुका, वो खत्म हो चुका है, और उसकी जगह मनभेद वो बहुत गहरे उभर के आ गया है। जी, जी, और जी। एक राजनीतिक कटुता का एक अलग वातावरण बना है। उस वातावरण में एक दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे, जबकि ये इनका सह अस्तित्व जो होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, ये सह अस्तित्व ही हमारी लोकतांत्रिक पूरी शासन व्यवस्था का आधार है, उसके उसको मजबूत करती है। मगर हम ना इसे अब सत्ता पक्ष स्वीकार करने को राजी है, ना विपक्ष स्वीकार करने को राजी है। जी, जी। हर एक मौके पे, हर एक कदम पे सत्ता पक्ष विपक्ष को खारिज करता है, और उसी का रेसिप्रोकल एक प्रोसेस है जिसके तहत विपक्ष जो है वो हर कदम पे सत्ता पक्ष को खारिज करता है। अब जी, जब जी। आप एक दूसरे को सिर्फ खारिज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह न सिर्फ आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि अपने जो पीछे, आपके पीछे जो प्रशंसकों या समर्थकों का एक बहुत बड़ा जनसमूह होता है, उसके बीच भी आप कटुता बोल रहे हैं, यानी समाज में भी आप कटुता नफरत फैला रहे हैं। और इसका जी, जी। आपको मैं जो कह रहा हूं, आपको इसका पूरा पूरा दर्शन हो जाएगा अगर आप सोशल मीडिया पे 2 घंटे टोल कर लें, सॉरी नहीं, नहीं, वो स्क्रॉल कर लें। आप दरअसल हर स्क्रॉल समय करें, करते रहते हैं। और एक चीज़ और भी है, बिल्कुल। मैं आपसे उसका जवाब चाहूँगी। एक मैं किसी का ट्विटर पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये कह रहे हैं कि अपने कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे इन्हें झंडारोहण करना था। तो कांग्रेस कार्यालय पे झंडारोहण कोई और भी कर सकता था। सोनिया कर सकती थी, राहुल गांधी कर सकते थे, लेकिन वो शायद उनको मौका नहीं देना चाहते थे किसी दूसरे बंदे को। ये तक नहीं तो लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा हुआ था। तो आप अब इनकी इंटरनल जो चीज़ें हैं, वो देखिए। देखिए, क्या मैंने कहते जैसा हैं? कहा, आपको जैसा मैंने मनविंदर जी कहा कि जी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो जो जी। राजनीतिक कटुता है, जो एक मनभेद है, शायद इस कारण से खरगे जी वहां पे नहीं गए, जी, जी। जो मुझे ऐसा लगता है। जी, अब जी। बाकी हो सकता है कि वो चूंकि मतलब जो अविश्वसनीय तरीके से उनको जो अध्यक्ष का पद मिल गया है, वो हाँ, उसके हाँ, ऑब्वियसली उसके इसीलिए उसकी वो उन्होंने। खुमारी से बाहर नहीं आना चाहते, शायद हो सकता है जी, जी। इसलिए जी। इसलिए भी वो मौका किसी और को नहीं देना चाहते थे, हाँ, वो क्योंकि लाल मौका किले किसी और पे को तो देना उनको, नहीं चाहते। क्योंकि लाल किले पे उनको फहराने तो जाना नहीं था कि आपको 2 बिल्कुल। जगह से एक चयन करना है कि कहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। ऐसा जी, तो जी। अब विकल्प था नहीं। तो उनके पास हुँ। तो झंडोत्तोलन का विकल्प सिर्फ एक ही था कि वो कांग्रेस मुख्यालय पर जाके झंडा फहराएं। तो और शायद फिर वो उन्होंने और फिर उस ये सब मौके बातें को भी कह ली बेहतर, उन्होंने। वो मौका उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने वो बातें भी कह ली, किसी को मौका भी नहीं दिया कि कोई दूसरा वहाँ बतौर, मतलब ये इन्हें मौका मिला कांग्रेस के अध्यक्ष होके वहाँ झंडा फहराने का। ना वही इसलिए वही इनको। तो मैंने कहा, मैं उस पर बहुत गंभीरता से नहीं कह सकता कुछ भी, मगर जी, हाँ ये बात तो है। ये हम विनोद के तौर पर तो ये कह सकते हैं कि भाई उनको शायद ये लगा हो कि भाई वहां तो झंडा फहराने का मौका मोदी नहीं दे रहे हैं, तो फिलहाल हम यही झंडा फहरा लें, कहीं तो जी, फहराए झंडा हम, कहीं तो मतलब कहते हैं ना कि रस्सी खींचने का कहीं तो मौका मिले। जी, जी। तो ये संभव है। बट मुझे जो लगता है, गंभीरता से अगर बात करें, तो मुझे उसके पीछे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक कटुता का जो माहौल बना है, जो वातावरण तैयार हुआ है, और जो मतभेद था उसका जो मनभेद के स्तर तक विस्तार हुआ है, ये उन्हीं का प्रतिफल है कि उन्होंने शायद उस कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा, और बजाय वहां जाने के अपने आप को जो कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम तक सीमित रखा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर, मेरे चैनल पे आने के लिए, और लोगों को आपने बताया बहुत ही सरल शब्दों में कि क्यों और क्या और कैसे। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है, वो इस समय रिसर्च का विषय बना हुआ है। इसीलिए हम लोग भी बात कर रहे हैं उस पे, और तमाम लोग उनके भाषण पे बात कर रहे हैं। अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों नमस्कार। से भी मैं थैंक कहना यू। चाहती हूँ कि जिन दर्शकों ने ये पूरा वीडियो देखा है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।